हेलो स्टूडेंट, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एएसए इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट। साथियों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग चित्र में देखेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी -q तथा +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है और इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए साथियों, हम लोगों को मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा -q से +q की ओर होती है और वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा p होता है। याद रखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p को हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला क्षैतिज घटक जिसे हम लोग बोलते हैं P cos थीटा, और ये जो P cos थीटा होता है ये OP के अनुदिश होता है। किसके अनुदिश होता है? OP के अनुदिश। अनुदिश का मतलब OP की दिशा में। दूसरा घटक होता है ऊर्ध्व घटक। साथियों, ये जो ऊर्ध्व घटक होता है ये P sin थीटा कहलाता है और ये होता है OP के लंबवत। ऐसा होता है बेटा, OP के लंबवत होता है। याद रखें, इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव AB को हम दो काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव A1B1 व A2B2 में विभाजित कर सकते हैं। याद रखें, इस प्रकार हम लोग वैद्युत द्विध्रुव AB को दो काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव A1B1 व A2B2 में विभाजित कर सकते हैं, जिनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः P cos थीटा और P sin थीटा है। याद रखें, एक बार दोबारा समझाते हैं इस चीज को कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है उसको दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों में हम विभाजित करते हैं। पहला कहलाता है क्षैतिज घटक P cos थीटा और दूसरा कहलाता है ऊर्ध्व घटक P sin थीटा। क्षैतिज घटक P cos थीटा OP के अनुदिश होता है, जबकि ऊर्ध्व घटक P sin थीटा OP के लंबवत होता है। साथियों, वैद्युत द्विध्रुव AB को हम दो काल्पनिक द्विध्रुव A1B1 व A2B2 में विभाजित कर सकते हैं। याद रखें, जो A1B1 है और A2B2 है, इन द्विध्रुवों के द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः P cos थीटा व P sin थीटा है। अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे काल्पनिक द्विध्रुव A1 B1, देखिए A1 B1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों, साफ साफ दिखाई दे रहा है, A1 ये है, B1 ये है और बिंदु P ये है। ये कौन सी स्थिति बन रही है? ये अक्षीय स्थिति बन रही है। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये बनी है अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका होता है E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हो जाएगा 2P cos थीटा अपॉन में R क्यूब। साथियों, इसके बाद इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब अपन लोग लिखेंगे दूसरा स्टेप।
काल्पनिक द्विध्रुव A2B2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम लोग काल्पनिक द्विध्रुव A2B2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि साथियों A2B2 ये है और बिंदु P उसके लंबवत जा रहा है, तो ये स्थिति जो बन रही है ये निरक्षीय स्थिति वाली बन रही है। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे निरक्षीय स्थिति। साथियों E2 बराबर अब हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन में R क्यूब, इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों अगर हम लोग बिंदु P वाले भाग को देखें तो यहां एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बन रही है। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज की आकृति बन रही है इसलिए इसमें समांतर चतुर्भुज के नियम को अप्लाई किया जाएगा। तो परिणामी निकालने का तरीका होगा E बराबर √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस और थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी तो यहां पर देखो E1 और E2 एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। साथियों कितने डिग्री का 90 डिग्री, ये एक दूसरे के लंबवत हैं और जब ये लंबवत है तो यहां पर थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 90। अब जब 90 डिग्री आ गया तो cos 90 बराबर होता है 0, तो यहां आ जाएगा E बराबर √ ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू में C। इसका मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। केवल हमारे पास आएगा E बराबर √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। साथियों अब हमें केवल वैल्यू रखना है इसकी, तो हम लोग E1 और E2 की, तो E बराबर हो जाएगा √ E1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब पूरे का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P sin थीटा अपॉन में R क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर। साथियों अब हम लोग ये स्क्वायर अंदर वाले खोल रहे हैं, तो अब हमारे पास आएगा E बराबर √ यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ P स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर थीटा और यहाँ R क्यूब का होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही काम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा R क्यूब का स्क्वायर। साथियों कॉमन आ रही है बहुत सारी चीजें, उन सब को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, इसके बाद आ रहा है P स्क्वायर, इसके बाद आ रहा है R क्यूब का होल स्क्वायर, और बच क्या रहा है, बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। साथियों सब पर स्क्वायर है और सभी √ से बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पावर की 1 हो गई, इसका P स्क्वायर बाहर आया, P बनेगा, R क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ R क्यूब, और यहां पर हो जाएगा √ ये हो जाएगा 4
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साथियों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू हो जाएगा, और इसको तोड़ दिया ऐसे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साथियों सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होगा, सदैव 1 होगा, इसलिए यहां पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जब ऐसा होगा तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर हो जाएगा बच्चों P अपॉन आर क्यू होगा, यहां पर हो जाएगा √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। साथियों इसमें हम लोग दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं, और दिशा ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। याद रखें दिशा ज्ञात करना, ओके ना। दिशा यानी कि फाई की वैल्यू ज्ञात करना है। साथियों हमें फाई की वैल्यू ज्ञात करना है, और फाई की वैल्यू हमेशा, पहले मैं लिख देता हूं, दिशा ज्ञात करना है, और दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा में tan फाई की वैल्यू ज्ञात करना होती है। याद रखें दिशा के लिए हम लोग जनरली tan फाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। याद रखें tan फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये जो E2 है ये लंब बनेगा और E1 जो है वो आधार बनेगा। जब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा E2 अपॉन E1। साथियों यहां पर हो जाएगा tan फाई, E2 के प्लेस पर आ जाएगा, E2 के प्लेस पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा P साइन थीटा अपॉन में आर क्यू, और यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P cos थीटा अपॉन में आर। साथियों ये और ये कैंसिल हो गए, P से P कैंसिल हो गया, RQ से RQ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा tan फाई बराबर 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमें से सबको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमेशा tan थीटा होता है। साथियों क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा 1/2 tan थीटा। तो tan फाई बराबर होता है 1/2 tan, और यही होता है इसकी दिशा। तो आज जो डेरिवेशन हम लोग ने पढ़ा है साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इस टॉपिक को दोबारा समझ लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। साथियों सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव AB होता है जो कि -q तथा +q कूलम्ब आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है और इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। साथियों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से +q की ओर होती है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम चित्र के अनुसार दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। पहला क्षैतिज घटक P cos थीटा जो कि OP के अनुदिश है। दूसरा ऊर्ध्व घटक P sin थीटा जो OP के लंबवत है। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव AB को हम दो काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुवों में विभाजित कर सकते हैं। पहला A1 B1 वैद्युत द्विध्रुव बनेगा
और दूसरा A2V2 बनेगा, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः P cos थीटा और P sin थीटा होंगे। इसके बाद साथियों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि काल्पनिक द्विध्रुव A1 B1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव दिखा आप लोगों को चित्र में, देखिए A1 B1, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर आप यहां से इस पूरी लाइन को देखें तो ये अक्षीय स्थिति को व्यक्त कर रही है, इसलिए इसमें अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला लगा दिया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p cos थीटा अपॉन में r। साथियों इसके बाद लिखेंगे काल्पनिक द्विध्रुव A2B2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। A2B2 देखा चित्र में, देखिए ये है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये एक निरक्षीय स्थिति बनी। अब जब निरक्षीय स्थिति बनी तो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला लगा दिया, E2 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P sin थीटा अपॉन r3। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए चित्र में फिर देखते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बन रही है, और जब समांतर चतुर्भुज की आकृति बन रही है तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया, जो कि होता है E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब बात आती है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साथियों थीटा की वैल्यू होती है E1 और E2 के बीच का कोण, जो कि कितना है 90 डिग्री है। E1 और E2 एक दूसरे के साथियों कैसे हैं, लंबवत हैं, इसलिए यहां पर cos थीटा के प्लेस पर 90 डिग्री आ जाएगा। अब जब 90 डिग्री आ गया तो cos 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ये हो जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस में 2E1 E2, और यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई इनमें हुआ तो ये भी 0 हो गए। हमारे पास आ गया E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। साथियों इसके बाद हम लोगों ने E1 और E2 के मान फॉर्मूले में रख दिए, ये देखिए। रखने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो स्क्वायर था वो खोला, तो यहाँ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में r3 का स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ पर किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, p का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r3 का स्क्वायर। ओके साथियों, इसके बाद देखिए हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स यहाँ पर कॉमन आ रहे थे सबको कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया E बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसके बाद इनटू p स्क्वायर अपॉन में r3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। साथियों ये अंडर रूट से बाहर आया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आया p, और r3 का स्क्वायर बाहर आया तो सिर्फ r3। यहां पर बचा अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। साथियों एक बात और ध्यान से सुनिए, ये 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको तोड़ दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसके आगे क्या चल रहा है sin स्क्वायर थीटा। याद रखें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं, तो हमारे पास E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r क्यूब इंटू में अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। साथियों अब हमें ये जो फॉर्मूला आया है ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। साथियों इसकी दिशा निकालते हैं। दिशा निकालने के लिए हमें tan phi का मान निकालना पड़ेगा, और tan phi का मान हम कैसे निकालेंगे तो वो चित्र में देखें। ये phi है तो ये E2 लंब हो जाएगा और E1 आधार हो जाएगा, तो tan phi बराबर होता है
लंब बटे आधार, लंब हो गया E2, आधार हो गया E1। अब E2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दी और नीचे E1 की वैल्यू पुट कर दी। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गए, P से P कैंसिल हो गए, RQ से RQ कैंसिल हो गए, जो बचा वो है tan phi बराबर 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। साथियों sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग tan थीटा कहते हैं, तो tan phi बराबर आ गया 1/2 tan थीटा। यही होती है द्विध्रुव की दिशा। साथियों ये डेरिवेशन आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जानकारी दे मुझे। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो उसको कमेंट करें। नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें मेरा एक नंबर है, उस नंबर पर कॉल करके भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, उसे कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।